Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 12th of November 25 and we are starting our today's lecture of F3 of ACCA. हम आज पढ़ेंगे कंपनीज। कल हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप को कंपनी से। आज हम कंपनी के थोड़े से फीचर्स दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हैं। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज ए स्ट्रक्चर जो कि सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप से हटके है। सोल ट्रेडरशिप में एक ही बंदा होता है, वही भी इन्वेस्ट करता है और वही सारे बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो सारी जिम्मेदारी उसी पे होती है, वही मैनेजमेंट होती है, वही ओनरशिप होती है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं, जब एक बंदे के बस में नहीं रहती चीज़ें फॉर एनी रीज़न, तो दो या दो से ज़्यादा जब लोग मिलके बिजनेस शुरू करते हैं तो हम कहते हैं इसलिए इन्होंने पार्टनरशिप बना ली। पार्टनरशिप में हमने कहा था कि बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, और ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है उसके लिए 20 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। बट अगर कोई कंसल्टिंग फर्म है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो उसमें कोई लिमिट नहीं है पार्टनरशिप मेंबरशिप की उस या पार्टनर्स की। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर आता है कंपनी। जैसे कल मैंने बात की थी कि अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 15 या 20 लोगों के पैसों से काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, तो फिर पार्टनरशिप भी काम नहीं करेगी। फर्ज करेंगे 5,000, आपको ये 50 करोड़ रुपया चाहिए। 50 करोड़ रुपया अगर आप एक बंदे से 5 लाख रुपया भी लेते हैं तो ये तकरीबन 1,000 बंदे बनते हैं। ठीक है, 50 करोड़ अगर मैं अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो 500 मिलियन होता है डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपया अगर आप एक बंदा भी देता है तो ये 1,000 पर्सन बनते हैं। अब अगर 1,000 पर्सन आप पार्टनर्स बना लेंगे और पार्टनर्स को राइट भी है कि वो पूरे बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, फिर तो मसले ही हल नहीं होंगे। हर बंदे का अपना व्यू पॉइंट है, वो इंसिस्ट करेगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो डिसीजंस ही नहीं हो पाएंगे। तो जो बहुत बड़े बिजनेस हैं उसके लिए फिर नए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। जो जो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था तो फिर एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया जिसका नाम रखा गया कंपनी। शुरू में इसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब भी ये कह देते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे पार्टनरशिप में तो लिखा होता है एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज, हमें नजर आता है किस बंदे का कितना कैपिटल है। कंपनी में आम लोगों को जब बैलेंस शीट में ये नहीं बताया जाता है कि किस बंदे का कितना कैपिटल है। यहाँ कैपिटल बाय पर्सन नहीं होता, बाय शेयर्स होता है कि जी इतने शेयर्स हैं टोटल और ये कैपिटल है। अब वो शेयर जिसने जितना खरीदे हुए हैं उतना उसका कैपिटल है। तो यहाँ हम उसके अमाउंट में कैपिटल कोड नहीं करते बंदे की, हम नंबर ऑफ शेयर्स में करते हैं। और वो भी आपको आम पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं और किस शेयर होल्डर के पास कितने पैसे हैं और कितने शेयर्स हैं। आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होता है, लेकिन पार्टनरशिप की तरह आपने अलग अलग बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करना होता कि अली का कैपिटल इतना है, काशिफ का इतना है, खालिद का इतना है। तो यहाँ आपने पूरे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा एक पूल कर लिया पैसे का, जिसे हम स्टॉक कह देते हैं। उस पैसे से आपने मुख्तलिफ एसेट्स खरीदे, स्टॉक खरीदे। एसेट्स और स्टॉक को मिला के आप भी कहेंगे हम स्टॉक कहते हैं। अब ये जो स्टॉक है इसमें एक बंदे का पैसा नहीं लगा हुआ, बेशुमार लोगों का पैसा लगा है, तो हम इसे कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो किसी एक बंदे का नहीं है, ज्वाइंटली ओन्ड बाय मैनी पर्सन्स है। तो ऐसी कंपनी जिसमें ये स्ट्रक्चर आ जाता है कि लोगों से पैसे इकट्ठे करके ज्वाइंटली उसे यूज किया जाता है, तो हम कहते हैं ये ज्वाइंट स्टॉक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर से 6 लाख रुपए फलां बंदेंगे तो चार फलां बंदेंगे, ऐसा नहीं होता। उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके शेयर्स कितने हैं उसके पास वो तो हमें बता देंगे हम उसे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितने एसेट्स इस बंदे के हैं। वो सारे कंबाइंड एसेट्स हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ज्वाइंट स्टॉक। उस कंपनी का नाम भी हमने रख दिया, स्ट्रक्चर का नाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब उसे कॉरपोरेशन भी कहते हैं आज के दौर में, ठीक है, कंपनी भी कहते हैं, एक ही बात है। अब कंपनी में फिर हमें ये लगा कि अगर 50,000 बंदा पार्टनर बन जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारा मैनेजमेंट में हिस्सा ले। तो फिर हमने एक रूल बना दिया कि ओनरशिप तो जितनी चाहे हो जाए, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बड़ी लिमिटेड हो। अब सवाल पैदा हुआ कि मैनेजमेंट फिर होगी कैसे? 5,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हर बंदा चाहेगा कि मैं मैनेजमेंट में आऊँ और मैं बिजनेस चलाऊँ, शौक है उसे। आपने कहा जी हम इलेक्शन कर लेंगे आपस में 5,000 बंदों का, और हम ये कहेंगे जी हमारे मैक्सिमम 10 बंदे होंगे मैनेजमेंट को जो चलाएंगे, जिन्हें हम कह देते हैं डायरेक्टर्स। तो आपने कहा जी ये सारे जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं, ये इलेक्शन करेंगे, उसमें से 10 बंदों को इलेक्ट कर लेंगे, जो भी 10 बंदे इलेक्ट होंगे वो मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएंगे या वो मैनेजमेंट बन जाएगी। अब शेयर होल्डर्स हैं 5,000, लेकिन मैनेजमेंट है सिर्फ 10 बंदों का, जिन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका मतलब पहला रूल तो ये आ गया, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट।
अब सवाल है कि मैनेजमेंट ओनर कोई और है, मैनेज कोई और कर रहा है, ओनर्स को बिजनेस में घुसने नहीं दे रहे, तो फिर जो एसेट्स होंगे वो किसके नाम पे होंगे? पार्टनरशिप में तो हमने कहा था कि सारे पार्टनर्स ज्वाइंटली लायबल होते हैं चीज़ों के लिए। अगर आपने एसेट खरीदा तो एसेट सब पार्टनर का ज्वाइंट है। अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली तो सारे पार्टनर की जिम्मेदारी है। अगर एक पार्टनर पे नहीं कर पाता या नहीं कर पाता काम, तो बाकी पार्टनर्स का फर्ज बन जाता है कि वो करें। लेकिन यहाँ तो 5,000 बंदा है और मुख्तलिफ जगह पे बैठा है, और उसे आप बिजनेस में घुसने भी नहीं दे रहे। पार्टनर तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, तो आप उसे जिम्मेदारी भी दे सकते हैं कि भाई तुम डिसीजन में शामिल थे, तो लिहाजा नुकसान हुआ है तो तुम भी शामिल हो जाओ, तुम आप जिम्मेदारी लो। लेकिन शेयर होल्डर्स को तो हम ये दे ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं तुम घरों में बैठो, तुम तो मैनेजमेंट में आ ही नहीं सकते। तो यहाँ फिर हमने वो जिम्मेदारी नहीं दे सकते जो कि बिजनेस ने एग्रीमेंट्स की है, क्योंकि वो तो घर बैठे हैं। वो कहेंगे जी हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें तो बिजनेस में घुसने ही नहीं दिया गया, हम तो बिजनेस देख ही नहीं रहे, तो हम पे कैसे जिम्मेदारी आप डालते हैं? इन मैनेजमेंट पे डालें, 10 लोगों पे, उन पे तो है, लेकिन इन पे डायरेक्टली नहीं। तो फिर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि फिर जो जितने एग्रीमेंट्स होंगे बिजनेस की तरफ से वो किसके नाम पे होंगे? क्या वो शेयर होल्डर्स होंगे? हमने कहा नहीं, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो घरों में बैठे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी नहीं बनती। तो हमने कह दिया कि फिर कंपनी जो होती है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, और जितने एग्रीमेंट्स होंगे जो कुछ होगा वो कंपनी अपने नाम से करेगी। अब कंपनी का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। 5,000 शेयर होल्डर है। इस बॉडी का नाम कंपनी है, किसी एक दो या चार बंदों का नाम कंपनी नहीं है। इस बॉडी का नाम कंपनी है। तो जब हम कहते हैं कंपनी ये करेगी, कंपनी ये नहीं करेगी, तो हम कहना ये चाह रहे होते हैं कि ये जो बॉडी है शेयर होल्डर्स की, ये मिल के फैसला करेंगे, और जो काम कहते हैं कि कंपनी करेगी तो ये करेंगे, ठीक है, तो ये काम करेंगे तो हमने। और फिर कंपनी क्या होगी? कंपनी ये करेगी। हम ये तो नहीं कह रहे शेयर होल्डर ये करेंगे, पार्टनर्स ये करेंगे। तो जब हमने कहा कंपनी ये करेगी तो फिर सारे एग्रीमेंट्स कंपनी के नाम पे होंगे। और जब कंपनी के नाम पे होंगे तो फिर कंपनी को पर्सन कंसिडर करना पड़ेगा कि ये एक बंदा है, इंसान है, इंसान तो नहीं, एक पर्सन है जो ये सारे काम कर रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, और जितने काम होंगे कंपनी के अपने नाम से होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, दो तीन चीजें जो मैं बताना चाह रहा था, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसे पर्सन कंसिडर करना पड़ेगा अलग से। वो पर्सन क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मसनूई, एक्चुअली वो पर्सन नहीं है, बस हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन डिक्लेयर कर दिए। जुडिशियल, लीगल पर्सन, फिजिकल ह्यूमन नहीं है, एक्चुअल पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन है। तो जैसे हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दो आर्टिफिशियल पर्सन है और जुडिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया तो फिर अब ये पर्सन सारे एग्रीमेंट करेगा और अपने नाम से करेगा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी का। ठीक है। तीसरा आ गया, जब ये सेपरेट पर्सन, अब इसका एक मेंबर है, शेयर होल्डर, वो कहता है जी मैंने शेयर नहीं रखने हैं, वो किसी और को बेच जाता है, निकल जाता है। तो पार्टनरशिप में तो ये होता है कि पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट होता है। 10 पार्टनर है, उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम 10 लोग हैं और हम ये पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। उनमें से एक भी निकल जाता है, पीछे तो 9 रह जाते हैं। जब 9 पार्टनर है तो फिर आपका एग्रीमेंट चेंज होना चाहिए। एग्रीमेंट में तो 10 लोगों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। एग्रीमेंट में 10 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो यू आर बाउंड टू चेंज योर एग्रीमेंट नाउ। तो अब इसका मतलब है कि एक लिहाज से अब ये देखेंगे एग्रीमेंट चेंज हो गया तो पार्टनरशिप भी चेंज हो गई। पार्टनरशिप खत्म हुई एक बार, 10 पार्टनर की पार्टनरशिप खत्म हुई, और फिर 9 पार्टनर्स ने दोबारा पार्टनरशिप कर ली, तो वो नई पार्टनरशिप बन गई ना, डिसॉल्व हो गई। लेकिन कंपनी में ये चक्कर अब इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पार्टनर्स के नाम है एग्रीमेंट में। पार्टनरशिप की अपनी कोई स्टेटस नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है। पार्टनर कर रहे हैं और पार्टनर ज्वाइंटली लेवल है हर चीज के लिए, लेकिन यहाँ तो वो चक्कर ही नहीं है। यहाँ तो कंपनी अपने नाम से सब कुछ कर रही है। लिहाजा अगर कोई मेंबर चला भी जाता है तो कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लाइफ चलती चली जाती है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लाइफ उसी वक्त खत्म होगी जब आप खत्म करना चाहेंगे, और देर इज ए लीगल प्रोसेस कि जिसके थ्रू आप कहेंगे जी मैं अपनी कंपनी बंद कर, फिर वो कंपनी को आपको मतलब किल करेंगे, उसका अपना प्रोसेस है। डायरेक्ट इनके मेंबर्स के आने से, डायरेक्टर्स के आने जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल, कॉन्टिन्यूस, नॉन स्टॉप सक्सेशन। एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाए,
सक्सीड कर जाना। तो अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर को चीजें ट्रांसफर भी कर देता है तो भी कंपनी की जो लाइफ है वो परपीचुअल रहती है, कंटिन्यूस रहती है, पार्टनरशिप की तरह खत्म नहीं होती। तो ये तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं। नंबर वन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नंबर टू, ड्यू टू दिस concept, company has a separate legal entity. And number three, as company has a separate legal entity, so by coming new members or leaving of old members does not affect the life of the company, जिसे कहते हैं perpetual succession। ठीक है। और यहीं से आता है कि जब मेंबर्स कहते हैं कि हम तो घरों में बैठे हैं भाई, हमें तो मैनेजमेंट में आने नहीं दे रहे, तो फिर उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? बहरहाल मेंबर तो है। अगर कल कंपनी लॉसेस में जाती है तो वो कंपनी लॉसेस में जाती है, और कंपनी का मतलब मेंबर्स ही है, वो बॉडी ऑफ मेंबर्स। वो लॉसेस मेंबर को ही बेयर करने हैं, वो तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कितने बेयर करने हैं? क्योंकि एसेट्स तो कंपनी के नाम पे है, हर चीज तो कंपनी के नाम पे, किसी एक मेंबर के नाम पे तो नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा फिर ऐसा है कि मेंबर्स ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी लाइबिलिटी उसी हद तक हो। मतलब आपने 2 लाख शेयर खरीदे हैं और 10 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं तो 20 लाख रुपए दिए हैं। आपका अगर पैसा डूबेगा तो मैक्सिमम 20 लाख डूबेगा। इसके बाद भी अगर कंपनी को कोई पैसे देने पड़ते हैं तो उसके लिए आप लायबल नहीं है। वो कंपनी अपने एसेट्स बेचेगी, सारे पैसे देगी। अगर वो पैसे दे देती है तो कंपनी ने देने हैं, आपने तो देने ही नहीं। लेकिन अगर कंपनी अपने सारे एसेट बेच के भी अपनी लाइबिलिटीज पूरी नहीं कर पाती तो फिर जितने पैसे आपके हैं वही डूबेंगे, उससे ज्यादा पैसे आपसे मांगे नहीं जा सकते। ठीक हो गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी, के जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। तो ये चार कॉन्सेप्ट बस आपने अभी याद रखने हैं, इससे ज्यादा काम नहीं है, अभी बात डिस्कस नहीं करना है। ये आप आगे जाके कंपनी लॉ में या बिजनेस लॉ में बहुत डिटेल से पढ़ें। नंबर वन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट कंपनी, बल्कि पहले कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ड्यू टू दिस फैक्टर जो इम्पैक्ट आता है वो ये है कि कंपनी विल एंटर इनटू ऑल एग्रीमेंट्स बाय इट्स ओन नेम। उसके बाद एक और आता है, जब ये एक सेपरेट पर्सन है तो बाय कमिंग आउट और गोइंग कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ एनी मेंबर और शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। इसे कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। और आखिरी कॉन्सेप्ट आ गया कि चूंकि आप मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को बिजनेस में घुसने ही नहीं दे रहे तो आपने उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी। आपने कहा जी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, और किस हद तक लिमिटेड है? जितनी आपने इन्वेस्टमेंट, बस। इससे ज्यादा लाइबिलिटी आपकी नहीं है। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर पार्टनरशिप के जो एसेट्स हैं, वो जो बिजनेस है, उसने सब कुछ बेच दिया फिर भी लोगों के पैसे पूरे नहीं हो पा रहे, तो फिर पार्टनर्स को अपनी जाती जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेच के पैसे पूरे करने पड़े। लेकिन कंपनी में ये कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है। तो ये चीज अब आपने पढ़ लेनी है। कंपनी में सब पे डिवाइड हो जाता है ना क्या? मतलब जो इन्वेस्टमेंट की होती है पार्ट हाँ, वो फिर सब पे डिवाइड हो जाती है कि लॉस हो जो कुछ डेफिनेटली। मतलब हमने ये क्या कहा था, कंपनी में क्या होता है, जॉइंट स्टॉक होती है ना। हमने सब लोगों के पैसे लेके इकट्ठे कर लिए और उस इकट्ठे पैसे से आपने शेयर खरीदे, एसेट खरीदे। और एसेट किसने खरीदे? वो तो कंपनी ने अपने नाम से खरीदे। अब वो कंपनी के नाम पे है, उसके अंदर हिस्सा नहीं बना हुआ कि ये फलां बंदे के, ये फलां बंदे के, ना आपने उन्हें इस तरह देने हैं, ना आप उन्हें बिजनेस में घुसने दे रहे हो। तो जो कुछ है वो कंपनी का है, और जो लाइबिलिटीज हैं वो कंपनी की हैं। कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया, बगैर आप देखें कि कहाँ से कितना आया, कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल कर रही है, ऐसे हम जॉइंट स्टॉक कहते हैं। अब अगर लॉसेज होते हैं तो लॉसेज कंपनी ने तो बेयर करने हैं, लेकिन कंपनी का मतलब क्या है? मेंबर्स। तो ये लॉसेज तमाम मेंबर को जिस रेशो से उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं उस रेशो से हमें तकसीम हो जाता है लॉस में। उन्हें अपने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से लॉस बेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कंपनी का। नीचे है ट्रांसफरेबल शेयर्स, वही वाली बात कि कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, इससे कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने इसका क्या कॉन्सेप्ट दिया था, परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। आगे जो सुइंग एंड बीइंग सूड, कंपनी अपने नाम से सू करती है, और कंपनी को किसी ने सू करना है तो वो कंपनी को सू करता है, उसके शेयर होल्डर्स को सू नहीं करता। मतलब जो केस होता है, कंपनी अगर केस करना चाहे तो अपने नाम से करती है। और कंपनी पे केस हो तो वो कंपनी के नाम पे किया जाता है, मेंबर्स के नाम पे नहीं किया जाता। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर पार्टनरशिप कोई केस करना चाहती है तो पार्टनरशिप की तो लीगल हैसियत है ही नहीं, वो पार्टनर्स केस करते हैं। कोई एक पार्टनर केस करता है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप, उसमें पार्टनरशिप का नाम आता है लेकिन पार्टनरशिप
पर्सन नहीं होती, उसमें पार्टी नहीं होती। और किसी ने पार्टनरशिप पे केस करना है, कई लोगों ने मेरे से फ्रॉड किया है, तो वो पार्टनर्स पे केस करे। वो पार्टनरशिप पे केस नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनरशिप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही लीगली। लीगल हैसियत तो है ही नहीं पार्टनरशिप की, सेपरेट पर्सन तो है ही नहीं। तो वो पार्टनर्स पे केस करेगा कि मैं आई एम गोइंग टू सू मिस्टर अली, मिस्टर काशिफ एंड मिस्टर खालिद, वो ऐसे लिखेगा। लेकिन कंपनी के केस में वो कहेगा आई एम गोइंग टू सू ए बी प्राइवेट लिमिटेड, वो शेयर होल्डर्स के नाम नहीं लेगा। ठीक है। फिर है जी सिक्योरिटी फॉर लोन्स। अगर आपने लोन लिया है कंपनी ने, तो उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? कंपनी देगी, क्योंकि लोन कंपनी ने लिया है, किसी और ने तो नहीं लिया है, और अपने नाम से लिया है। तो ये चीज़ आपने एक बार सब पढ़ लेनी है। इसके बाद नीचे टैक्सेशन। जब टैक्स लगेगा, प्रॉफिट किसने अर्न किया है? कंपनी ने। तो जब टैक्स लगेगा तो कंपनी को लगेगा। जो रिटर्न फाइल करेगी वो कंपनी अपने नाम से फाइल करेगी कि ये यासिन सज्जाद की रिटर्न है जो मैं देता हूँ। लेकिन जब मैं एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिटर्न फाइल करूंगा, तो वो रिटर्न होगी लौह कलम प्राइवेट लिमिटेड की रिटर्न। रिटर्न फाइल्ड बाय लौह कलम प्राइवेट लिमिटेड। और लौह कलम फिर अपने प्रॉफिट्स पे खुद टैक्स देगी, मैंने टैक्स नहीं देना। ठीक है, मैं अपने पर्सनल टैक्स तो देता हूँ, लेकिन लौह कलम के डायरेक्टर की हैसियत से, लौह कलम के मेंबर की हैसियत से मैंने टैक्स नहीं देना, वो टैक्स कंपनी ने देना है। ये याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं जनाब। आगे आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप कंपनी बना लेते हैं, इनकॉर्पोरेट करने का मतलब है कंपनी बनाना, कॉरपोरेशन बना देना, किसी बिजनेस को बाकायदा स्ट्रक्चर कर देना कंपनी के कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसे पढ़ लीजिएगा, बड़े सिंपल है। एक तो ये है कि पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दुकान खोली और काम शुरू कर दिया। पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, पैसे जमा कराने पड़ेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। फिर बन गई तो हर साल आपको कुछ कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, या जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्हें सर्टेन डॉक्यूमेंट हर साल सबमिट करनी पड़ेंगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो फिर जो कम पढ़ा लिखा बंदा है वो कंपनी बना के फंस जाएगा कि यार मैं तो फंस ही गया हूँ। कभी एक चीज गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती है, कभी दूसरी, जब भेजनी है तो बनानी भी है, और जब बनानी है तो बनाना आना भी चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इसे हमने पढ़ लेना है, ठीक है, कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। फिर द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है कि आपने कोई भी काम करना है तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाते हैं, उन्हें फ्रेमवर्क कहते हैं। फ्रेम वर्क। फ्रेम, जैसे ये फ्रेम है तस्वीर का, और वर्क इसके अंदर काम कर, इस चौखट्टे के अंदर रहते हुए काम करना है आपका, कोई काम एक्टिविटी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो हमारा फ्रेमवर्क क्या है? कौन से फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है जनरली? कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिपोर्ट्स बनानी है, वो किस तरह से बनानी है, उनमें क्या कंटेंट डालने हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और किस तरह से उसकी अलाइनमेंट करनी है चीज़ों की। तो फ्रेमवर्क अब दो तरह के होते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर मोटी सी बात समझे तो, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और, अब इनमें क्या फर्क है? रेगुलेटरी, रेगुलेट करने वाला फ्रेमवर्क, जो हमारी गवर्नमेंट डिफाइन करती है, जो हमारी स्टेट डिफाइन करती है कि भाई आपने ये काम ऐसे ही करना है। जैसे हमारे ट्रैफिक लॉज हैं, वो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर ट्रैफिक लॉज, फॉर ट्रैफिक्स, फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? हमारे ट्रैफिक लॉज। हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क क्या है, कहाँ पे लिखा है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दो है। आईएफआरएस या आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। प्लस हमारा एक कंपनीज एक्ट है पाकिस्तान का, जो कंपनीज को डील करता है, कंपनीज एक्ट 2017। तो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? कंपनीज एक्ट 2017 एंड आईएफआरएस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ से फॉलो करेंगे? दो जगहों से। अपने कंपनीज एक्ट के मुताबिक करेंगे काम, स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और आईएफआरएस के मुताबिक बनाएंगे। यूके का फ्रेमवर्क क्या है? वहां का भी कंपनीज एक्ट होगा कोई, और प्लस वहां की आईएफआरएस है, और फिर वहां के अपने लोकल स्टैंडर्ड्स भी हैं यूके के। इसमें सर यूके का नहीं दिया हुआ, यूके का नहीं दिया हुआ क्या मतलब? सर, जैसे पाकिस्तान का तो ये है। नहीं, पाकिस्तान का तो इसने नहीं दिया, वो तो मैंने बताया ना अच्छा। आपको, ये तो यूके की बात ही करेगा। अब देखते हैं ना कहाँ वो बात करता है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि हर मुल्क का अपना फ्रेमवर्क है। अब आईएफआरएस क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है? तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके मुताबिक आपने कोई चीज़ करनी है। तो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है?
IFRS और रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट इन पाकिस्तान, और कंपनीज एक्ट यूके का अपना होगा उसकी। तो मतलब यह है कि वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके मुताबिक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, उन्हें कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जो कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है भाई? अगर आइडिया दें मुझे अब थोड़ा सा तो। सर कॉन्सेप्ट लेना मतलब किसी चीज से। जी। अभी आप लेट हो गए हो। यहाँ से हम क्या कॉन्सेप्ट लें कि, या आइडिया क्या लें कि आपके घर से यहाँ तक आने का क्या रूल्स क्या होने चाहिए? आपके सामने क्या रूल होना चाहिए कि आपने घर से निकल के यहाँ आना है, तो किन रूल्स के मुताबिक आपको चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? जस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी जी जनाब। क्योंकि एक घंटा का जो बाइक के पास है। आपका घर किधर है? सर ये रोड के पास। फिलौर के पास। आपका घर किधर है? आप दोनों एक ही रूल बनाओगे कि घंटा पहले उठना? आप घंटा पहले का बनाओगे आप? 2 घंटे? ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेम, जिसमें आपको बेसिक यार्डस्टिक दे दी जाती है, लेकिन आप पे थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि अपने हालात के मुताबिक फैसला करो कि क्या होना चाहिए। आपको ये बता दिया जाता है कि आपने 9 बजे यहाँ पहुंचना है, लेकिन अब घर से कैसे निकलना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसे करनी है, ये आप पे छोड़ दिया जाता है। बस आपको एक बेसिक यार्डस्टिक दे दी जाती है कि ये काम ऐसे करना है। अब आप में से जिसे जो ज्यादा सूट करता है वो फॉलो कर। ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जहां आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। आपको डंडे के जोर पे नहीं चलाया जाता कि नहीं तुमने घर से 5 बजे ही निकलना है। ठीक है, जैसे फौज में होता है, ऑर्डर दे दिया कर्नल साहब ने कि भाई चले जाओ और बाजार चले जाओ, उसने चले जाना है। उसने कर्नल साहब से नहीं पूछना कि सर क्या करने जाऊँ, बस चले जाओ, उसने चले जाना है। और बाजार जाके पीछे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे खड़ा रहे, बाद में कर्नल साहब की कॉल आई कि वापस आ जाओ, तो वापस आ जाए। ये होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि लॉ में लिख दिया है, करना है तो बस करना है। ट्रैफिक का सुरक्षा सिग्नल नहीं तोड़ना, तो बस नहीं तोड़ना। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप जल्दी में हो, नहीं तोड़ना। ये होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कह सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने नहीं तोड़ना, लेकिन अगर आपके साथ कोई पेशेंट है तो आप तोड़ सकते हो। अगर आपकी बहुत शदीद तकलीफ है, आपके कोई प्रॉब्लम है, तोड़ सकते हो। ये कौन सा फ्रेमवर्क हो गया? कॉन्सेप्ट। कि थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर लो। अगर आप जस्टिफाई कर देते हो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वो ठीक था, लॉजिकल था, तो फिर लॉ आपको कुछ नहीं कहता। ठीक है ना? तो हम यहाँ जो फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम नहीं बनाते, वो तो हमारा लॉ बनाता है। हम जो बनाते हैं ना, जो अकाउंटिंग में जो हमने स्टैंडर्ड्स में फ्रेमवर्क बनाया है, वो कौन सा है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल किसे कहते हैं। अब ये इनकी डेफिनेशन है। एसेट क्या होता है? रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कोई ऐसी चीज जो आपका रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब है जो आपको फायदा देगी, पूरा फायदा अभी तक नहीं दिया, देगी। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है, जैसे चाहूँ मैं यूज करूँ। कोई मुझे ये ना कहे कि ये यहाँ क्यों पड़ा सर, मैं लेके जा रहा हूँ, ये तो आपका नहीं है, और मैं ना मतलब ना चाहते हुए भी मुझे देना पड़ जाए, तो मेरा कंट्रोल तो ना हुआ। ये मेरा कंट्रोल है, कोई लेने आए मेरे को, नहीं मैं नहीं देता, मुझे जरूरत है। ठीक है, मेरा है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से मेरा इस पे कंट्रोल आया था। कोई ऐसी चीज आपका रिसोर्स है जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगी और आपके कंट्रोल में है, वो एसेट है। उसने एक जनरल आइडिया दे दिया। अब सवाल है कि क्या ये एसेट है? ये ट्यूबलाइट एसेट है, रिसोर्स है। कितनी देर चलेगी? कई महीने चल सकती है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये कभी भी फ्यूज हो जाए फिर, और मैं इसे बॉदर करूंगा, फ्यूज हो गई यार जो बड़ा नुकसान हो गया, नहीं, मैं कहूँगा दूसरी ले आओ। तो ऐसी चीज जो रिसोर्स तो है लेकिन कुछ नहीं पता, मैं ज्यादा बॉदर नहीं करता, तो उसे मुझे एसेट नहीं कहना चाहिए। मैंने ट्यूबलाइट खरीदी तो मैं ये नहीं कहूंगा मैंने एसेट खरीदा, मैं कहूंगा मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एक कंपनी शायद इसे एसेट कंसिडर कर लेगी, मैं कहता हूँ नहीं। तो आपको मौका दिया गया कि अपने हालात के मुताबिक रीजनेबली फैसला कर लो कि आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है। ये जो फ्रेमवर्क होता है जो आपको बेसिक चीजें बताता है कि ये बेसिक रूल है, इनसे नीचे ना जाना, ये तो फॉलो करना है, इससे ऊपर अपनी मर्जी से बिल्डिंग बना लो। लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग बिल्कुल मैंने ठीक बनाई है, लॉजिकली बनाई है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेम। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताता है जी एसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कौन सी चीज एसेट है, कौन सी नहीं है, आपको समझाता है
कि आपने जब एसेट रिकॉर्ड करना है तो किस चीज़ को एसेट ले लो किसको ना लो, लेकिन बहुत कुछ आप पे भी छोड़ देता है कि आप खुद भी फैसला कर लो। उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडरपिनिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक पॉइंट बेटा आपने पॉइंट याद रखना है, आपके जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं दुनिया में वो किसके लिए बनते हैं? अकाउंटिंग वाले रिपोर्टिंग के लिए। आपने किताबें कैसे बनानी है, एक्सेल में आपने लेजर बनाना है या पेपर पे बनाना है या किस फॉर्मेट में बनाना है, इसके स्टैंडर्ड जनरली नहीं होते। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड खासतौर पे, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बुक कीपिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो याद रखना है कि किताबें जैसे भी बनाओ, ये स्टैंडर्ड बताता है कि जब आपकी बैलेंस शीट बने, इनकम स्टेटमेंट बने, रिपोर्ट्स बने, तो वो कैसे बनानी है, उन्हें एक स्टैंडर्ड पे बनाओ, उन्हें अपने अपने हिसाब से ना बनाओ। तो याद रखना है, फ्रेमवर्क, conceptual framework for financial reporting 2010, prepared by the International Accounting Standard Board, see chapter 2 etc. The conceptual framework presents the main ideas, concepts and principles upon which all international financial reporting standards, normally referred to as IFRS accounting standards, and therefore financial statements are based। समझ आ गई बात? यही मैंने बताया। क्यों है बस? मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है ना, आपको लॉजिक समझनी है कि कहते किसे हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आ गया जी, इट इंक्लूड्स पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर है क्या, जो 2010 की वो डॉक्यूमेंट बनाई है उन्होंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से, सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट में ये बताया है कि इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। फिर उसने बताया ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों किया करते हैं, क्यों करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल क्यों करते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? द प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती क्यों, क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पोजीशन मालूम करने के लिए फाइनेंशियल अपने लिए और दूसरों के लिए, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी परफॉर्मेंस क्या है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसने टैक्स लगाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने देखना है कि हमने अच्छा काम किया कि बुरा किया, बिजनेस लॉसेज में ही जा रहा है और मुसलसल ये मेरे जहन की टेंशन बन गई है, तो मैं ऐसे बिजनेस का क्या फायदा है, 2-3 साल चलाऊं फिर देखो नहीं काबू आ रहा, बंद कर लूँ, दूसरा बिजनेस शुरू कर लूँ। तो बेसिकली एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जनरली ये बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव उसने बताया कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की है, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए फायदेमंद हो। रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, एटसेट्रा, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंस्ट्रक्टेड। डेफिनेशन, रिकग्नाइज कैसे करना है उन चीजों को और मैयर कैसे करना है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? एसेट्स लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये याद रखना है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। एलिमेंट्स तो आपने बता दिए, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल, कंपोनेंट्स, शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे मिलके बनती है, कितने कंपोनेंट्स हैं? तो 5 हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स, उन्हें कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। और एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है, द एक्यूरेट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसमें बताया है। एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे उसने डिस्कस किया है ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। और द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि कैपिटल और कैपिटल को मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए, मतलब आप बिजनेस में जो पैसे लगे हुए हैं लॉन्ग टर्म, वो होता क्या है और उसे मेंटेन कैसे करना है, उसके बारे में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है। पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क मैंने बता दिया क्या होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह बनाई जाएं कि वो ट्रू एंड फेयर हों और लोगों को वही मैसेज दें जो लोग सुनना चाहते हैं, मतलब जो ट्रू मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन दें वो लॉजिकल मैनर में दें और वो सही कॉन्सेप्ट के साथ दें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी हमने पढ़ा था। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द reporting entity to users of the financial instrument that is useful in making decisions about providing economic resources to the entity as well as other financial decision। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई जाती है।
ठीक हो गया। प्रूडेंस क्या होती है? प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि जो काम करो दानाई से करो, अकलमंदी से करो। ठीक है। अगर तो आप किसी जगह जा रहे हो माउंटेन एरिया में और सामने पानी आ जाता है, और पानी काफी खुली जगह बह रहा है, लेकिन पानी सिर्फ इतना सा है, बस हल्का सा पानी जा रहा है, तो क्या पांचे ऊपर करोगे या आराम से गुजर जाओगे बूट समेत? इतना सा पानी है, बस हल्का सा पानी है, नहीं करोगे, जरूरत नहीं है। आराम से पानी आपको पता है बूट के भी नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी इतना है, इतना डीप है, पांच ऊपर करोगे। तो दनाई क्या करती है? दुनिया में जो भी काम करो सोच समझ के करो। अकाउंटिंग में भी प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और जनरली आप क्या करते हो? अगर आपको ये लगता है कि कल आपको अपने दोस्त को 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, या 10 दिन बाद शायद देना पड़ जाए, आपके दोस्त ने आपसे पैसे मांग लिए कि यार मुझे शदीद जरूरत है, और वो कहना मुझे 10 दिन बाद चाहिए होंगे। अब आप देना चाहते हो क्योंकि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आपके अपने पास नहीं है, तो क्या आप आज से अरेंज करना शुरू कर दोगे कि नहीं? कि 10 दिन बाद पैसे देने तो कुछ कर लूँ मैं, मतलब आपका लॉस होने वाला है, आपको पेमेंट करनी है, तो आज आज से तैयारी करोगे। ठीक है। तो आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे और आज से लिखोगे कि मैंने 2 लाख रुपए अरेंज करने हैं, जैसे भी है आप उसकी तैयारी शुरू करोगे। लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत है, और आपने दोस्त से कहा यार मुझे 2 लाख रुपए 10 दिन बाद चाहिए, तो क्या आप बस आराम से कह के मुतमिन हो जाओगे कि 10 दिन बाद मुझे मिल जाएगा, या उसके अलावा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी रखोगे कि अगर इससे ना आए तो फिर मैं क्या करूँ? ये अरेंजमेंट रखोगे कि नहीं? दानाई क्या कहती है कि एक पे ट्रस्ट करके चुप करके बैठ जाओ? नहीं। विजडम ये कहता है कि नहीं यार, हो सकता है उसके अपना कोई प्रॉब्लम बन जाए, कोई मसला हो जाए, खुदा ना खासा एंड टाइम पे उसका कोई इशू बन जाए, तो मुझे ना मिले तो मुझे किसी और जगह भी बात करके रखनी चाहिए। तो जब आप पैसे मिलेंगे तो एक तरह से आपकी इनकम है। तो फिर प्रूडेंस क्या कहती है? अगर आपको लगता है कि मेरा खर्च हो जाएगा, तो आज ही उस खर्चे को रिकॉर्ड कर लो, एज्यूम कर लो कि मेरा खर्च हो गया, ताकि आज से जहनी तौर पे तैयार हो जाओ। लेकिन अगर आपकी इनकम होने के चांसेस हैं, तो उसे उस वक्त तक जहन में ना लाओ जब तक वाकई अर्न ना करो। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम जिंदगी में यही करते हैं। हमें जब लगता है कि लॉस होगा तो हम आज से तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि इनकम होगी, तो आज उसकी बेस पे डिसीजन नहीं लेते। हम कहते हैं होगी तो देखेंगे, फिलहाल तो अपने एक्टिविटीज कहीं और से मैं पूरी करूँ। तो प्रूडेंस कहती है कि एक्सपेंसेस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सुन एज इट बिकम प्रोबेबल दैट यू मे हैव टू इनकर दीज एक्सपेंसेस। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रोबेबल है। बट इनकम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड unless and until it becomes virtually certain। जब तक तकरीबन सर्टन ना हो जाए कि मैंने इनकम कमा ली है और मुझे मिलनी मिलनी है, उस वक्त तक इनकम को रिकॉर्ड ना करो। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रूडेंस। ठीक है। और दूसरा ये कि अपनी जजमेंट अप्लाई करो। प्रूडेंस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉशन व्हेन मेकिंग जजमेंट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। द हेल्प टू ensure the helps to ensure that assets and income are not overstated in the financial statements, and that liabilities and expenses are not अंडरस्टेट। अंडरस्टेट का मतलब है कि रिकॉर्ड होनी चाहिए लेकिन नहीं की। ओवरस्टेट का मतलब है रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए और रिकॉर्ड कर ली। तो मैंने यही कहना कि इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ओवरस्टेट हो जाएगी। और एक्सपेंस फौरन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे अभी चांस ही हो। नहीं तो हम उससे यही कहेंगे कि अंडरस्टेटेड है, तुम्हें पता था ये होने के बहुत चांसेस हैं, फिर भी पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्यों इंतजार करते हैं? तो जनरली ये याद रखना। ठीक है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। इसमें कौन कौन सी हैं जनाब? नंबर 1 है फंडामेंटल, और नंबर 2 है एनहेंसिंग। दो तरह की हैं, वो ये याद रखें। फंडामेंटल जो बुनियादी हैं, जो होनी होनी चाहिए। एनहेंसिंग जो आपकी क्वालिटी को और बेहतर कर देंगे। नहीं भी होती तो क्वालिटी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। फंडामेंटल में कौन सी है? रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और एनहेंसिंग में कौन सी है? कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। कल से इंशाल्लाह इन पे डिटेल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप जो बिल्कुल प्योर थ्योरी है, कोशिश बेटा बच्चे ये करनी है कि सारा पढ़ के आना है। ठीक है। ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो हम जल्दी कवर करते हैं। इसमें समझाने वाली चीज़ कम है, सिर्फ रिटेन करने वाली चीज़ ज़्यादा है। तो आप इसे पढ़ के आना। हम सिर्फ इसलिए इस तरह से पढ़ेंगे कि हम उसे एक तरतीब से जहन में बिठा लें, हमें रट्टा ना लगाना। बस हम ये पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह से आगे चलेंगे। लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ साथ हो जाए। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना, तो मैं शेयर भी कर दिया करूँ। ठीक है ना? आप अपना ग्रुप बन गया है, तो मुझे ग्रुप का लिंक भेज दो ना, उसके अंदर मुझे ज़रा ऐड एक उसमें मैसेज डालो ताकि मेरे सामने आ जाए, तो मैं अभी इसमें शेयर कर देता हूँ। ठीक है।
ओके भाई, ये आज हम ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम